दौरान ये पता चला है कि किस तरीके से डॉक्टर उमर ने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया। दिल्ली कार ब्लास्ट में एक के बाद एक कई खुलासे हुए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना अभी बाकी है। सारी जांच एजेंसियों का एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, दिल्ली ब्लास्ट का हर गुनहगार को ढूंढ निकाला, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दे। इस बीच उस फिदाइन की वो तस्वीर भी सामने आई है जिसका भेष धारण कर वो आतंक का खेल खेल रहा है। आप जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, यानी ये तस्वीर जो टेलीविजन स्क्रीन पर है, व्हाइट कॉलर टेरर में सफेद कोट, ऊपर से स्टेथोस्कोप, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी की, जिसने 10 नवंबर को दिल्ली के दिन लाल किला पर कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। डॉक्टर का गेटअप इसने लिया था, स्टेथोस्कोप लगा लिया, आला ले लिया ताकि लगे कि सही में इलाज करने वाला डॉक्टर, लेकिन असल में इसके दिमाग में इलाज नहीं, इसके दिमाग में आतंक था। इन लोगों का इलाज करना इसका दिमाग में टारगेट नहीं था। इसने ये डॉक्टर का एप्रन और स्टेथोस्कोप इसलिए पहना था ताकि इसकी आड़ में कोई समझे नहीं कि आतंकी है लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। तो वही बात इसके दिमाग में थी। फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इसी भेष में वो मरीजों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसका असली मकसद, जैसा मैं पहले कह रहा था, दिल्ली को दहलाना था। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेरर चल रहा, बम बनाने की प्लानिंग, दवाओं के नाम, मेडिसिन, ये कुछ नहीं, सिर्फ बम कैसे बनेगा, ये इसके दिमाग में। आतंकी उमर मोहम्मद नबी की एक और एक्सक्लूसिव फुटेज में आपको दिखाता हूं। ब्लास्ट करने से कुछ दिन पहले 30 अक्टूबर को उमर फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप पर गया, जहां वो 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करके देखा। ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, एसएसए में ये सीसीटीवी तस्वीर है, जहां पर मोबाइल की दुकान में पहुंचा हुआ है, 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करके देखता है। इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि वो बैग से एक फोन निकालकर दुकानदार को चार्ज करने के लिए देता है कि जब तक मैं फोन देखता हूं, ये फोन शायद डिस्चार्ज है, इसको थोड़ा सा चार्ज में लगा। जबकि दूसरा फोन उसके हाथ में है। चार्जिंग के दौरान उमर की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि वो बेहद घबराया है। आप ये देखिए, कई बार वो चेहरे पर हाथ रखता है, ये घेरे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई बार बाल में उंगलियां घुसाता है, घुमाता है, जैसा लोग परेशानी में करते हैं। ये तस्वीर इस बात की ओर तस्दीक करती है कि उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन जांच में सामने आया है कि 10 तारीख को दिल्ली में घुसने से पहले उसने ये फोन ठिकाने लगा, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट के समय उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। होता तो टूटा फूटा सही, कुछ मोबाइल के ट्रेसेस सही, वो सब मिलते वहां पर। जांच में यह बात भी सामने आई है कि धमाके वाले दिन उमर दिल्ली वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में भी गया था और एक चाय की दुकान पर रुका था। उमर यहां 5 से 10 मिनट तक रुका था। इसी कड़ी में एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची, जहां ब्लास्ट से पहले मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद कुछ देर के लिए रुका। सीसीटीवी फुटेज की जांच और चाय स्टॉल संचालक से पूछताछ के बाद भी अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उमर यहां किससे मिलने आया था, किस इरादे से आया था, उसका पूरा मकसद क्या था। कोई ऐसा कुछ लिंक ही नहीं मिला, चाहे कुछ ऐसा कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से ये करे। तो तक के दायरे में केवल पूछताछ करके अपना छोड़ दी। क्या पूछा क्या, मान लीजिए जो भी पूछा गया, जो जानकारी थी उनको दी गई कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, यहाँ पर चाय का ठिया, यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस किस की पहचान रखेंगे, तो कौन कैसा आदमी आया और गया। आपने किस तरह बताया, क्या बताया उनको? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना, यहाँ पर अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। दिल्ली टेरर प्लान में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है आपके सामने रखता हूं। सूत्रों के मुताबिक लाल किला कार ब्लास्ट में 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। i20 कार के 60% मिले टुकड़ों की जांच में यह बात सामने आई। दावा किया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ, यानी जिससे ट्रिगर किया जाता है। फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार भी मिले हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिंग मटेरियल से विस्फोटक तैयार किया था, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने में माहिर था और हो सकता है कि 3 घंटे पार्किंग में कार खड़ी कर उमर ने वहीं पर एक्सप्लोजिव तैयार किया। यानी 3 घंटे जो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, जिस गाड़ी से वो निकला तक नहीं था, तो कार में बैठकर 3 घंटे कोई क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है कुछ कर रहा था, तो कर यह रहा था कि शंका इस बात की ओर या संकेत ये मिल रहे हैं कि उसी समय उसने बम तैयार किया हो, और इसलिए भी ऐसा उसने किया होगा ताकि फरीदाबाद से या जहां से भी आ रहे हैं
रास्ते में कुछ बातचीत हो, इंक्वायरी हो तो बम जैसी चीज मिले नहीं, बम पहुंचेंगे मौके पर बनाकर। डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर शाहीन तक सबके तार जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं उस पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। जिस यूनिवर्सिटी ने आतंकियों को सुरक्षित बना दिया, अब उस पर बड़े एक्शन की तैयारी। एक्शन क्या है वो आपके सामने रखता हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की पैमाइश शुरू कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी का शक जताया जा रहा है। 70 एकड़ में यह विश्वविद्यालय फैला हुआ है। 70 एकड़ में अल फलाह का कैंपस है, जिसमें 20 एकड़ पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। इस यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ सालों में स्थानीय ग्रामीणों से धड़ाधड़ जमीनें खरीदी और अपना कैंपस 30 एकड़ से बढ़ाकर 70 एकड़ का कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्स और वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, एक धोखाधड़ी के मामले में और दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है फर्जीवाड़े से जुड़ी धाराओं के तहत। आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर भी पहुंची। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा कि ये दस्तावेज दीजिए, हमें जांच के लिए जरूरी है। इस बीच अल फलाह के एक और डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से जानिसार आलम और जिगर को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया। जानिसार आलम ने साल 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। जानिसार का आतंकी डॉक्टरों से क्या कनेक्शन है, पुलिस इसे खंगालने में जुटी है। जाहिर सी बात है कुछ लीड होगी पुलिस के पास। उधर अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसकी पत्नी कैमरे के सामने आई और कहा कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने दोस्त का सामान रखने की बात कहकर उनके फतेहपुर तगा वाले घर में कमरा किराए पर लिया था। मुजम्मिल ने 1500 रुपए महीने के हिसाब से एक कमरा किराए पर लिया। इमाम की पत्नी ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट करने वाला आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी रोज मस्जिद में आता। सुनिए। हमारा आदमी ना कसूर उठाए बेबात, खेत में सोया हम 10:30 बजे, 10:30 बजे आया, हम आर बैठा नुकनी हमारा आदमी आते ही खाना खान लो बैठा, वो खाना भी नहीं खान दे, नुकनी उठा के लेगा, कुछ भी नहीं बोल गया। कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा हमने कोई पता ना। हमारा आदमी, हमने अपना आदमी को पता चलनी चाहिए ना, कहाँ ना हमारा आदमी बेकसूर लेगा है। हमारा आदमी आना चाहिए, ना कसूर है। डॉक्टर को जानते थे आप? हम नहीं जानते थे वो डॉक्टर। निवाज पढ़ने सब आते हैं, हमने क्या पता वाको। हमारे घर में उसने क्या धरा क्या ना धरा हमने कुछ पता नहीं। हम रहते हैं इतनी दूर, हमने क्या मालूम कहाँ रख दिया उसने हमारे घर में। अच्छा, जानते नहीं और दे दिया किराए पर, काहे दे दिया भाई? अच्छा दिया तो क्या प्रोसेस फॉलो हुआ? खैर ये सब जांच की बातें। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी नेटवर्क के पीछे छिपे डॉक्टर गैंग की नई परतें लगातार मिलती जा रही। इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड मानी जा रही है लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद, जिसका अब उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जांच में एजेंसियों को शाहीन की मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया चैट और लोकेशन रिकॉर्ड के कुछ संवेदनशील इनपुट मिले। इसके अलावा सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी जो सेफ मैसेजिंग एप्लीकेशन होते हैं, उनके जरिए कुछ लोगों से संपर्क होने का खुलासा भी हुआ है और इनमें से कुछ की लोकेशन उत्तराखंड में ट्रेस की गई। यूपी एटीएस की टीम शाहीन के करीबियों को दबोचने के लिए उत्तराखंड पहुंच चुकी है। सर्विलांस से मिली लोकेशन के आधार पर एटीएस को बड़ी जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के कुछ लोगों के लगातार कांटेक्ट में थी, संपर्क में थी ये शाहीन सईद। इस मामले में धर्मांतरण कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है और अंदेशा जताया जा रहा है कि धर्मांतरण नेटवर्क से भी शाहीन का क्या कनेक्शन था। और यह एक बड़ा संकेत है जिसको लेकर अब जांच आगे बढ़ भी रही। यूपी एटीएस की संयुक्त टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है। आरोपी डॉक्टर शाहीन के एक करीबी संपर्क को मैसेजिंग एप्स यानी टेलीग्राम ग्रुप जैसे उमर बिन खत्ताब पर ट्रेस किया गया है। ये संदिग्ध उत्तराखंड में रहता है या फिर रहती है, इसे जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जैश के पश्चिमी यूपी और यूपी के कनेक्शनों को देखते हुए उत्तराखंड के मैदानी इलाकों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में भी अलर्ट चल रहा है और एटीएस को शक है कि शाहीन का नेटवर्क कहीं उत्तराखंड में भी फैला हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी डॉक्टर शाहीन महिला विंग बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। इसी इनपुट को यूपी एटीएस ने ट्रेस किया है।
देवबंद के उमर बिन फरहद ग्रुप को डॉक्टर शाहीन के साथ चैट भी मिली है। ऐसे में उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी आप सोचिए कि डॉक्टर शाहीन एक और आतंक की फसल तो तैयार कर ही रही थी। उसका मकसद आतंकी धमाके, देश में अनरेस्ट फैलाना, दहशत फैलाना, खौफ फैलाना तो था ही, आतंकियों का रिक्रूटमेंट तो था ही। वो धर्मांतरण के भी काम में लगी हुई थी और धर्मांतरण करके लोगों का ब्रेन वॉश कर पहले धर्म बदलवाना, फिर आतंक के रास्ते पर ले जाना, ये उसका शायद पूरा मॉड्यूल था। लेकिन एक बात और सोचिए, आपको किसी को फोन करना, किसी से बातचीत करना है तो आप कैसे करते हैं? नंबर लिया, सीधे बातचीत किया। नंबर नहीं है तो उसके किसी जानने वाले से नंबर ले लिया। लेकिन सेफ मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल, यानी कोशिश ये कि हमारे ट्रेसेस कहीं मिले नहीं। लेकिन एजेंसियां हैं और तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और भारत की एजेंसियां उनमें मास्टर भी हैं। करो सेफ मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल, सब ट्रेस होगा। आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि वो कार धमाकों के बाद विदेश फरार होना चाहती थी। और यह बात जानकारी में कैसे आई? जांच में दरअसल पता चला कि डॉक्टर शाहीन अपना पासपोर्ट बनवाने में लगी हुई थी और इसके लिए हाल ही में पुलिस ने शाहीन का पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी किया था। यानी जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये जानने की कोशिश कहां रह रही है, क्या बैकग्राउंड, ये सारी बातें, तो इसका पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी हुआ था। इस बीच आतंकी डॉक्टर शाहीन के बैकग्राउंड को खंगाल रही एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली है, जिसके बाद यूपी के करीब 200 डॉक्टर, ये नंबर नोट करिए आप, यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब डॉक्टर शाहीन आतंकी गतिविधि में लिप्त पाई गई तो जिससे जिससे डॉक्टर शाहीन के संपर्क हुए होंगे, पुलिस एक बार सबको इन्वेस्टिगेट तो करेगी कि क्या सभी डॉक्टर शाहीन के साथ थे, कैसी मुलाकात थी, कैजुअल मुलाकात थी, एजेंडे वाली मुलाकात थी, डॉक्टर शाहीन क्यों संपर्क कर रही थी। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कई कश्मीरी डॉक्टर और छात्र थे। 30 से 40 डॉक्टर सीधे डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। दावा है कि डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। एजेंसियां शाहीन और परवेज के करीबियों की जानकारियां जुटाने में लगी। परवेज का भी कनेक्शन लखनऊ में रह रहे कश्मीरियों से मिला। परवेज जो भाई और जिसका ब्रेन वॉश करके शाहीन ने आतंक के रास्ते पर उसको लाकर खड़ा कर दिया। यूपी की LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट संदिग्ध कश्मीरियों की तलाश में जुटी है और उनके बैकग्राउंड, उनके कनेक्शन, कहां से डॉक्टर शाहीन से संपर्क, ये सब कुछ आप थोरोली इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें डॉक्टर शाहीन को लेकर। डॉक्टर शाहीन के साथ एक और बात, डॉक्टर शाहीन के साथ ही जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें एजेंसियों की पड़ी है, अब उस कैरेक्टर की बातचीत, वो है डॉक्टर मुजफ्फर, जिसकी ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है, क्योंकि इसके कारनामे भी काफी बड़े हैं। सहारनपुर से पकड़ा गया आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राठर का ये बड़ा भाई है और डॉक्टर आदिल, सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है, नेक्सस का भांडाफोड़ होता है, फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, ये सारी बातें, उसके बाद दिल्ली में धमाका। आप सोचिए कहां से कैसे ये पूरी कहानी आगे बढ़ी। डॉक्टर मुजफ्फर और इसे पकड़ने के लिए इंटरपोल की अब मदद ली जा रही। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी है। दावा है कि अगस्त में ये भारत छोड़कर दुबई चला गया और अब फिलहाल ये जाकर छिपा है अफगानिस्तान। मुजफ्फर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और पाकिस्तान के हैंडलर्स के बीच एक लिंक की तरह काम करता था और जानता था कि भाई अगर ये करेंगे तो किसी न किसी दिन धमाका होगा, जांच होगी, हम पहुंचेंगे, तो इसलिए यहां से निकलो और मास्टरमाइंड बनकर बाहर से हैंडल करो। ये सारा ऑपरेशन अफगानिस्तान से कंट्रोल होता था, जो ये बैठकर वहां पर कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर ही उकाशा नाम के जैश के हैंडलर के संपर्क में था। तुर्की में उकाशा से मुजफ्फर की मुलाकात हुई थी। साल 2022 में मुजफ्फर फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक जुटाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल के साथ तुर्की गया था और यहीं पर फंडिंग ऑपरेशन का रूट और हमले की प्लानिंग को फाइनल किया गया। तुर्की से लौटने के बाद मुजम्मिल ने अल फलाह में नेटवर्क तैयार किया। माना जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर ने ही अपने छोटे भाई डॉक्टर आदिल अहमद राठर को कट्टरपंथी राह पर धकेल दिया। आप सोचिए, एक और ये मुजफ्फर है जो आदिल को लेकर आया, दूसरी वो शाहीन है जो परवेज को लेकर आती है। अपने तो गए अपने भाई परिवार का भी बेड़ा गर्क करके गए। आदिल जिसकी चर्चा हमने की, जो ये मुजफ्फर का भाई है, वही आतंकी है जिसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई और ये गिरफ्तारी हुई कैसे? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ये पूरा टेरर मॉड्यूल है, उसका भांडाफोड़ कैसे कर दिया जाए। घर में जो भेदिए छिपे बैठे हुए हैं, जो रेडिकलाइज होकर
बम बांध कर कहीं भी फट जाने का मंशा रखते हैं, तो उनके नेटवर्क का भांडाफोड़ कैसे किया जाए ताकि आतंक की जड़ें इस देश से समूल खत्म की जा सके। तो जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंची। सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई। आदिल, जिसका भाई मुजफ्फर था, जो जाकर अफगानिस्तान में छिपा है, जिसने अपने भाई को आतंक की राह पर अपने चला गया अफगानिस्तान में, भाई को छोड़ गया, यहां तुम बम बांधो मरो, हम चले अफगानिस्तान। उस आदिल की गिरफ्तारी होती है। आदिल की गिरफ्तारी होती है तो बातचीत होती है, पूछताछ होती है। उसकी निशानदेही पर टीमें पहुंचती हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। पूरे देश में सनसनी फैल जाती है कि एक डॉक्टर इतना 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट करेगा क्या। AK-47 वहां से मिल जाती है। तो यह तय होता है कि भाई ये तो बड़ा एक साजिश था इस देश को आतंक की आग में झोंकने के लिए। फिर उसके बाद उसी शाम दिल्ली में धमाका और उसके बाद ये पूरी जांच आपके साथ। चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरें हम आपको देते हैं।